तो चलिए आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के बीच में आ रहा है। तो विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की असफलता एक मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे देखिए हमारी आकलन प्रक्रिया जो है योग्यता गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान पर ज्यादा बल देती है। अब ये बात जो है बेसिकली यही करेक्ट आंसर है, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्यों। अभी बहुत बच्चे आप लोग भी चैट में बता सकते हैं, है ना? जो भी बताना है चैट में आप लोग बता सकते हैं। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि ये बी होगा। देखिए, जेंडर संबंधी पक्षपात भी महत्वपूर्ण है। मैं इसमें आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। जेंडर संबंधी जो पक्षपात है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो नॉलेज वाइज चीजें हैं, एजुकेशन वाइज चीजें हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर गणितीयकरण की अपेक्षा हम प्रक्रमण पर बल दिए तो बच्चे के पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ। अगर ये हम जेंडर संबंधी करेंगे तो इससे भी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन ये डायरेक्ट पढ़ाई से नहीं जुड़ा हुआ, ये थोड़ा इमोशनल टच है इस पे। हमारी आकलन प्रक्रिया अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। तो इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव असफलता पे नहीं पड़ता है कि आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं कि सब्जेक्टिव दे रहे हैं। योगात्मक की अपेक्षा रूपात्मक पर अधिक बल दे तो अच्छी बात ही है। तो असफलता का मुख्य कारण ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन मैं ए इसलिए लगा रहा हूं कि क्योंकि ये ज्यादा पॉइंट फोकस है। या यस मीनाक्षी, तो ये ज्यादा पॉइंट पे फोकस है जो कि बच्चे की असफलता के लिए यहां पर हम देख पा रहे हैं। चलिए, तो ये रहा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आप लोग का पूरा सेट हो जाएगा माइंडसेट। अब इसमें सब लोग आंसर करिए। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक किसकी अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है? तो एनसीईआरटी पुस्तक जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी अनुशंसा पर लिखी गई है। क्या ये 2006 में जो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम है उसकी अनुशंसा पर लिखी गई है, या 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम है उसकी अनुशंसा पर, या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 है उस पर? एक्सेलेंट, मैं देख पा रहा हूं कमेंट में। तो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो मेरे बहुत सारे बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, कुछ एक बच्चे डी ने भी दिया, लेकिन बेसिकली बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 का है वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है वो किसकी अनुशंसा पर लिखी गई है? तो जो करिकुलम फ्रेमवर्क, ऐसे भी आप समझिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा क्या किया था, वो एक करिकुलम का फ्रेमवर्क दिया था। यस या नो? तो वो जब करिकुलम का फ्रेमवर्क दिया तो उसके अंदर में कैसा करिकुलम होना चाहिए उस पर ज्यादा बात की। तो हमने इसलिए यहां से भी ऐसे सोचेंगे तो पाठचर्या की रूपरेखा पर यही ज्यादा बात किया होगा, क्योंकि उन्होंने ही पाठचर्या दिया है। राइट? जब भी मैं आप लोग को बोलूंगा बोलने के लिए तो आप लोग तब बताइएगा कौन बोलना चाहते हैं, तो उनको मैं रेज हैंड मतलब उनको मैं क्या कहते हैं बोलने का, अनम्यूट करने का परमिशन दूंगा। इस क्वेश्चन पे देखिए, कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या हो गया? आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो हमारा डेटा है उसको प्रस्तुत करना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसके लिए उपयोगी नहीं है। अगर हमको ये पूछा जाता है सर्वेक्षण, वाद विवाद, समाचार पत्र या परियोजना। अब देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आंकड़ों के प्रस्तुत करने की अगर हम बात करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या उपयुक्त नहीं है? देखिए बहुत बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, है ना? यहां पर बी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं बी क्यों होगा। कोई बता सकते हैं? जो भी बताना चाहते हैं तुरंत लिखिए यस, तो मैं उनको रेज हैंड का मतलब उनको मैं अनम्यूट करने का परमिशन दूंगा। तुरंत आपको कमेंट में लिखना है ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। तुरंत लिखना है यस। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार को मैं परमिशन दे रहा हूं। अभिषेक जी बताइए अभिषेक हेलो जी। सर, इसमें जो वाद विवाद लिखा है इससे सर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा जो है हम हम्म, वो नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा होगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। म्यूट कर लीजिएगा।
तो कि बहुत सही बात उन्होंने बोली। देखिए सर्वेक्षण जो है ना, या जो समाचार पत्र रिपोर्ट है या परियोजना है, ये क्या है? ये आपके पास डेटा है। ये डेटा है आपके पास, बहुत बढ़िया, यही मैं चाह रहा हूं। तो ये डेटा है, लेकिन बात विवाद क्या है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात हो गई, रात गई, बात गई, कहानी खत्म। तो बात विवाद से हमको कोई डेटा नहीं मिलता है, हमको नॉलेज मिलता है, हमको एक आइडिया मिलता है। लेकिन सर्वेक्षण करेंगे तो वो बेसिकली डेटा को दिखाता है ना? और समाचार पत्र भी एक डेटा को दिखाता है, परियोजना भी एक डेटा को दिखाता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, मूल्यांकन शब्द किससे संबंधित है? मूल्यांकन शब्द बजट से संबंधित है, या दिशा निर्देश से संबंधित है, या आर्थिक मापन, आर्थिक से संबंधित है, या मापन से संबंधित है? मूल्यांकन, आप सभी लोग जानते हैं कि मूल्यांकन की जब भी बात होगी तो मूल्यांकन का पहला स्टेप क्या होता है? मापन होता है, मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट में क्या होगा कि किसी भी चीज को पहले हम देखेंगे कि वो क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, और उसका क्या डेटा है, उसमें कितना है। तो मेजरमेंट आपको कोई रिएक्शन नहीं देता है, मेजरमेंट आपको बस बताता है कि भाई ये ऐसा है। अब मूल्यांकन वाले लोग आके उस पर समझेंगे कि ये ऐसा है तो कैसा हुआ। जैसे कि एक बार मेरा एग्जाम का रिजल्ट निकला था, तो मैंने किसी को बोला रिजल्ट देखने के लिए, तो उन्होंने रिजल्ट देख के बोल दिया कि भैया तुमको इतना नंबर है। तो उसने बस मेजरमेंट जहां पर भी हुआ उस मेजरमेंट का आइडिया हमको दे दिया। लेकिन वो वही मेरे से पूछता है कि ये नंबर बढ़िया हुआ कि खराब हुआ? क्यों? क्योंकि उनके पास मूल्यांकन की क्षमता नहीं है। तो फिर जिनको पता है वो मूल्यांकन करते हैं उसका। तो मेजरमेंट से मूल्यांकन जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट। गणित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गणित की अपनी भाषा है, गणित एक सटीक विज्ञान है, गणित ब्रह्मांड में परिवर्तनशील है, या गणित तर्क का विज्ञान है? बताएंगे सब लोग? गणित के बारे में कौन सा कथन गलत है? गणित की अपनी भाषा है, या गणित एक सटीक विज्ञान है, या गणित ब्रह्मांड में परिवर्तनशील है, या गणित तर्क का विज्ञान है? गलत कौन सा कथन है? मैं आपको बताता हूं, इसका सी है गलत। क्यों गलत है, कोई बताना चाहेंगे? तो यस लिखिए। तो यहां पर जितने लोगों ने यस लिखा है उसमें से मैं रोशन, तो चलिए रोशन को मैं मौका देना चाहूंगा। रोशन कुमार, आस्क टू अनम्यूट। चलिए रोशन बताइए, क्यों आपको लगता है कि ये गलत है? सर ये गलत इसीलिए क्योंकि मैथ इज चेंजेबल इन द यूनिवर्स, मतलब किसी भी ब्रह्मांड में, जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, तो जी मान लीजिए कि हम झारखंड में रह रहे हैं, कोई यूपी में रह रहा है, तो उसके जी लिए थोड़ी ना 9 की जगह 10 हो जाएगा, वो तो 9 ही रहेगा। मेरे लिए 9 हम्म, है, उसके लिए भी 9 ही है वो, इस जी, तरह से। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। गणित जो होगा वो हमेशा से आपको ये ध्यान रखना है कि ये हर जगह सेम होगा। 5+4=9 हमारे पास भी है, यूके में भी है, दुनिया में कहीं पे भी है, वो नहीं बदल सकता है ना? तो गणित ब्रह्मांड में परिवर्तनशील है, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि गणित अगर परिवर्तन हो गया, अब जैसे देखिए डॉलर चलता है यूएस में, हमारे यहाँ रुपया चलता है, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है वो फिक्स है। ऑल्दो अलग मनी चलता है फिर भी उसका कैलकुलेशन फिक्स है, इसलिए ब्रह्मांड में परिवर्तनशील है, यह कथन गलत है। गणित निश्चित है हर जगह पे। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए सब लोग। मंथन, बुद्धिशीलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षण अधिगम की एक समस्या है। बुद्धिशीलता जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है उसके संबंध में, यह शिक्षण अधिगम की एक समस्या है, समस्या उन्मुख रणनीति है, या यह संज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्य के उच्च क्रम को प्राप्त करने में मदद करता है, यह शिक्षण की लोकतांत्रिक तकनीक है, या बच्चे के सीमित विचार और दृष्टिकोण को प्रदान करता है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। कोई बता सकते हैं कि डी क्यों सही नहीं है? एनीबडी? या ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, इस पर कोई बता सकते हैं? निधि को इस बार मैं मौका देना चाहता हूं।
निधि सर्च कर लिया जाए। चलिए निधि बताइए। प्रणाम सर। जी बताइए। देखिए, बुद्धिशीलता के बारे में सही ये नहीं है कि मैथ जो होता है वो व्यापक रूप से होता है, उसका विचार सीमित नहीं होता है किसी भी दृष्टिकोण से। उसको पूरा एनालिसिस करके ही बच्चे तक क्लियर किया जाता है, और इससे उनकी उस टॉपिक में बुद्धि लगती है, मंथन जी किया जाता है। जी बस यही। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से देखिए, कहीं ना कहीं जो बुद्धिशीलता है, बुद्धिशीलता का मतलब ही सिंपल होता है यहाँ पर कि हम अपनी बुद्धि का विश्लेषण करके, अपने माइंड को लगा के, अपनी सोच को लगा के, ये सब तरह से काम करते हैं ना। तो बुद्धिशीलता जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर सीमित विचार या सीमित दृष्टिकोण को ये प्रदान नहीं करेगा, ये व्यापक दृष्टिकोण को प्रदान करेगा, बड़े लेवल के दृष्टिकोण को प्रदान करेगा। इसलिए हमारा यहाँ पर फोर्थ यहाँ पे सही नहीं है। देखिएगा, एक दो क्लास में आप लोग के लिए भी सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होते जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, डैश प्रश्न जो किसी को स्वतंत्र रूप से उत्तर देने की अनुमति देते हैं। डैश प्रश्न जो किसी को स्वतंत्र रूप से उत्तर देने की अनुमति देते हैं, कौन देता है? कौन से प्रश्न किसी को स्वतंत्र रूप से उत्तर देने की अनुमति देते हैं, बताइए। बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या कौन से प्रश्न देते हैं, बताइए सब लोग। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। कोई मुझे बता सकते हैं कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, बंद उत्तर वाले और मुक्त उत्तर वाले में? श्रेया गुप्ता। रेंडमली हम किसी को भी मौका देंगे, सबका नंबर आज ना कल आएगा ही। चलिए श्रेया बताइए। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। जी सर, मुक्त अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जैसे कि जिनका सीमित आंसर हो। जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है, ये मुक्त अंत वाले प्रश्न हो गए। और हम जैसे पूछे कि बच्चों ये बताओ दिल्ली में क्या क्या है जहाँ हम घूम सकते हैं, ये सर हो गया मुक्त अंत वाले। कि वो बच्चे फिर जैसे लाल किला हो गया और पार्क हो गया वैसे बता सकते हैं, जिसके एक से अधिक आंसर होते हैं, तो वो मुक्त अंत वाले होते हैं। सीमित आंसर होते हैं वो बंद अंत वाले क्वेश्चन होते हैं सर। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, थैंक यू। तो बंद उत्तर वाला क्या हो गया, जहां पर कि हमको ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ उस पे अपने मन से बोल सके। अगर मैंने बोला आपको कि घूमने जाना है, यस और नो, आप बोलेगा यस या नो, बस। लेकिन मैं बोलूंगा कहाँ घूमने जाना है, तो आप क्या बोलेगा? सोचते हैं वैष्णो देवी जाएंगे कि स्वीडन जाएंगे कि स्विट्जरलैंड जाएंगे कि गोवा जाएंगे कि जहां जाएंगे, तो आप फिर सोचिएगा, तो वहां पर आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकते हैं आप, है ना। तो मुक्त उत्तर वाले आपको ये मौका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग देखेंगे, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, थोड़ा और छोटा कर दूंगा इसको। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम चक्र का तीसरा चरण है? अब ये लर्निंग चक्र की बात आ रही है ना। लर्निंग चक्र का कौन सा तीसरा चरण है? देखिए, कक्षा में पठन और अधिगम अनुभवों के दौरान सूचना और विचार को प्रभावी ढंग से आत्मसात करना, ठीक है, या सूचना को अधिकृत करना, जिसमें आमतौर पर समझ और अवधारणा को बढ़ाने के लिए उस विशेष अधिगम अनुभव के दौरान नोट्स बनाना, या कक्षाओं को अधिगम परीक्षण और अन्य सीखने के अनुभवों के लिए अग्रिम रूप से तैयार करना, या नोट्स की समीक्षा करना ताकि अच्छे से सीखा जा सके और अगली कक्षा में इस चक्र को दोहराने के लिए तैयार किया जा सके। तो बताइए, अधिगम चक्र का तीसरा चरण कौन सा है आपके हिसाब से? सब लोग आंसर दे रहे हैं, एवरीबडी इज गिविंग आंसर। तो अधिगम चक्र का जो तीसरा चरण है वो है सूचना को अधिकृत करना। देखिए, यहां पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, एवरीबडी ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अधिगम जो चक्र होता है ना, लर्निंग चक्र का टोटल 4 चरण होता है। पहला चरण क्या होगा कि हम जो क्लासरूम में है ना, इसमें
एक पहले तैयार करेंगे अधिगम को। कौन सा है ऑप्शन? ये है मेरा पहला चरण कि हम एक सिचुएशन तैयार कर लिए कि हमको कैसे बच्चे को पढ़ाना है या पढ़ना है, क्लास का एक माहौल बन गया। अब दूसरा चरण में हम ये सब करेंगे कि हमको पढ़ाना कैसे है ना, और बाकी जो सीखने के अनुभव है, सूचना है, विचार है, ये सबको हमको आत्मसात करना पड़ेगा, है ना। जितने भी क्लास के एक्सपीरियंस है उन सबको आत्मसात करना पड़ेगा। तीसरा चरण ये होगा कि जो भी चीजें बताई गई है उस सूचना को हम अधिकृत करें, मतलब उसको हम अपने अंदर लें, है ना। और चौथा चरण होगा कि जो चीज हुई है उसकी समीक्षा करें। तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया? हमको पूछा है तीसरा चरण, तो तीसरा चरण हो गया बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित सार संग्रह के बारे में सच नहीं है? बताइए, गणित सार संग्रह के बारे में सच नहीं है। महावीर आचार्य द्वारा गणित सार संग्रह लिखित है, क्या यह सच नहीं है? या गणित सार संग्रह गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह सच नहीं है? या गणित सार संग्रह व्यवहारिक गणित के प्रश्नों को कैसे हल करें उसके बारे में 9वीं शताब्दी में लिखा गया था, यह सच नहीं है? या इनमें से कोई नहीं? क्या सच नहीं है बताइए। बेसिकली ये पूरा आपको गणित सार संग्रह का डिटेल दिया हुआ है। तो आप गणित सार संग्रह अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये आपको उसका डिटेल है कि गणित सार संग्रह भैया किसको बोलते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं कि आप यहाँ पर गणित से जुड़ी हुई जो सार है, मतलब सार मतलब क्या होता है, किसी चीज का जो सारांश होता है उसको हम उसका सार बोलते हैं। तो वो गणित के लिए महत्वपूर्ण भी है, और 9वीं शताब्दी में कि कैसे हम जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं वो कैसे करें, इस पर यहाँ पे चर्चा की गई थी। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक संचालन नहीं है, फंडामेंटल ऑपरेशन। अभी मैथमेटिक्स में आपको पता होगा कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, है ना। जोड़, घटा, गुना, भाग, यही 4 होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। यस या नो? जोड़, घटा, गुना, भाग। तो गुणनखंड या ये सब जो चीजें होती है ये फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो आपको क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर स्क्रीन पर दिखना चाहिए। आगे देखिए, डैश का उपयोग व्यक्तिगत छात्र व्यवहार कौशल और दृष्टिकोण की विशिष्ट टिप्पणी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है क्योंकि वे अध्ययन के कार्यक्रम में परिणामों से संबंधित है। बताइए सब लोग। यहां किस चीज की बात हो रही है? यहां पर मैं आपको बिल्कुल कई लोग सही आंसर भी दे रहे हैं। एनेक्डोटल रिपोर्ट जो है ना, उपाख्यानात्मक अभिलेख भी इसको बोलते हैं, उपाख्यानात्मक नोट्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है, बच्चे का व्यवहार। देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ बच्चे की डेटा की बात करते हैं। यहाँ पर उसका व्यवहार कौशल, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण, ये सब कुछ यहाँ पर एक इकट्ठा रखते हैं कि बच्चे को आगे कैसे डायरेक्शन देना है, कैसे चीजों को चलानी है, ये सब चीजें यहाँ पर हम करते हैं। तो उपाख्यानात्मक जो नोट्स है यही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलिए आज क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट से भी शुरू हुई, थोड़ा सा उसमें भी टाइम चला गया, जूम में हमारे पास 5 मिनट बचा है, तो मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों से रैंडम क्वेश्चन डालना चाह रहा हूं, जो भी उस पर बताना चाहें। कोई मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात कोहलबग ने बोली जो प्याजे ने नहीं बोली? कोई बोलना चाहते तो हाथ उठा दीजिए, जिसने भी, या तो चैट में आप बता दीजिए, क्योंकि सबने वीडियो नहीं ओपन किया है। तो एनीबडी एनीबडी? तो मैं उनको ये कर दूंगा, मतलब बोलने का परमिशन दूंगा, मतलब अनम्यूट करूंगा। कोई बढ़िया से बताना चाहते हैं दोनों में डिफरेंस, कोहलबग और संज्ञानात्मक विकास में? यस बोलिएगा तो मैं आपको परमिशन दूंगा। एनीबडी?
कोई बोलना चाहते हो इस पर? संगीता पाल मोबाइल में ही परेशान तभी से, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। क्वेश्चन सिंपल बताना है, प्याजे और कोहलबर्ग में क्या डिफरेंस है। अब हो गया, कौन बताएगा प्याजे और कोहलबर्ग में क्या डिफरेंस है? भाई टीचर को इतना लेट नहीं लगना है, टीचर को इतना लेट नहीं लगना है। RQ 127 बताइए। जीन पियाजे बोला है संज्ञानात्मक विकास बच्चा में 6 साल बोले हैं, बड़े हैं बहुत। 6 साल तक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के अभाव पाया जाता है। और अच्छा। वहीं पे कोहलबर्ग बोले हैं 3 वर्ष तक बच्चे में नैतिक विकास का अभाव पाया जाता है। अच्छा सर मेरा नाम नहीं सो रहा है वहाँ? नहीं, आपका नाम RQ 127E आ रहा है, अगली बार से वो चेंज करके आइएगा। नाम तो बदल दिए थे। अच्छा ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन पे बात करेंगे, बस 2 मिनट बचा है। चलिए, और मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देना चाहता हूं कि ZPD और इसके फोल्डिंग में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? जल्दी बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। यस, रोशन ने लिखा है, बस आपको कमेंट में लिख देना है यस, तो आपको मौका मिल जाएगा। ZPD और इसके फोल्डिंग में क्या अंतर है? सर जेडपीडी सर वो अंतर होता है जिसमें एक लेवल होता है जहां तक बच्चा स्वयं कर सकता है और एक लेवल वो होता है जो दूसरे की मदद से कर सकता है, तो उन लोग दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको जेडपीडी बोलते हैं। और जो सर स्कैफोल्डिंग मतलब जो मदद आखिरी लेवल तक पहुंचाने के लिए जो मदद दिया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा लास्ट। बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट 2 लोग होते हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, इन दोनों की सोच में क्या अंतर होता है? जिनको बोलना है यस लिखिए कमेंट में। रोशन के अलावा कोई, वो तो बोल ही रहे हैं, और कोई? नेहा, अभिषेक आपने बोला है अभी एक बार भी? चलिए आप पहले बोले तो आप बताइए। अभिषेक आज टू अनम्यूट किया मैंने, आपको नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? हाँ सर। हाँ बताइए जी। हाँ सर, ये व्यवहार वादी जो है बिहेवियर के बारे में बताते हैं, और संज्ञानवादी जो है बुद्धि और तर्क क्षमता के बारे में बताते हैं। जी, एक्सेलेंट। देखिए, इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से बताना चाहता हूँ। व्यवहारवादी जो है वो कहते हैं कि इंसान करके सीखता है, कुछ भी करिए अपना आएगा तो सीखेगा। लेकिन संज्ञानवादी कहते हैं कि नहीं, हमेशा करने की जरूरत नहीं है, इंसान कई बार खुद से जो है दिमाग लगा के, तर्क लगा के, विश्लेषण लगा के, ये सब करके भी सीखता है। तो ये रहा, ठीक है। तो